स्टार्ट। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का मकसद तो वैसे कंपनी एक्ट पढ़ना है, ठीक है, और हमने कंपनी से ज़्यादा डील करना है, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, वैसे तो आप लोग बिल्टअप कर चुके हो, बिजनेस लॉ करके आए हो, सो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बिजनेस टाइप्स का आइडिया है ही, लेकिन स्टिल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस से, एंड देन वी विल डायरेक्टली जंप टू कंपनी। और इसके बाद इस पर्टिकुलर बुक के अंदर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो कंपनी लॉ जो भी है, एक्चुअली आपका कैप 7 कंपनी लॉ, ये डील ही सिर्फ कंपनी से करता है, ठीक है। आपके तमाम रूल्स, आपके रेगुलेशन, कंपनी ने कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, कौन कौन सी कंप्लाइंसेस करनी है, वो सारे अजाब इसी एक्ट के अंदर डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। और ये वो वाहिद स्टेज है, मतलब कि अब इस वक्त अगर मैं कहूँ ये जो कैप 7 है, ये वो स्टेज है जो आपने आगे जाके अगर आप अपने आर्टिकल्स करेंगे तब भी आपका वास्ता इन्हीं चीज़ों से पढ़ना है, और आप लोग जब प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे होगे, इन्हीं चीज़ों से अब आपका सारी ज़िंदगी वास्ता पढ़ते रहना है। और सेकेंडली जो आपका कैफ का सिलेबस है राइट नाउ, ये अब सारा ऑलरेडी इंक्लूडेड है इन योर CFAP सिलेबस, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जो कैफ में पढ़ लिया वो CFAP में टेस्ट नहीं होता। ICAP गालबन कोई 5 to 10 मार्क्स का, 5 इज़ द मिनिमम लिमिट, 10 इज़ द मैक्सिमम लिमिट, कि जो आपका कैप 7 का सिलेबस है वो सारे का सारा ICAP टेस्ट करता है इन CFAP फाइनल, ठीक हो गया। CFAP 2 जो है आपका उसमें टेस्टिंग होती है, लेकिन वो ओपन बुक है, सो वो मेरा ख्याल है वो इतना मुश्किल नहीं होता, जो आप याद कर रहे हो भी इनफैक्ट वो आपने ओपन बुक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा, ये ज़रूर कहूँगा, जितना ज़्यादा ईजी होता गया कि लाइक आप ओपन बुक कर सकते हो, आप बुक खोल के देख सकते हो कोई प्रोविजन ऑफ लॉ, पेपर उतना ही ज़्यादा टेक्निकल हो गया, ठीक है। इस तरह से थोड़ा ग्रूम किया ICAP ने, और ये ज़रूरी भी था। मतलब मुझे कभी समझ नहीं आई आज तक कि अगर हम लोगों ने अपने स्टेज के ऊपर अगर हम लोगों ने अपनी बीइंग अ स्टूडेंट, हम लोगों ने इस कॉर्पोरेट लॉ को मेमोराइज करके CFAP फाइनल पास किया है, जो इतना बल्कि है और एक मौत वाक़या पेश आती थी, ठीक है, उसको याद मेमोराइज करते हुए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में जब भी मुझे कभी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी है, कभी मेमोराइजेशन पावर का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत श्योर भी हो तब भी हम अपने वर्ड्स नहीं बोलते, यानी कि मैं यूं कहूं कि प्रोफेशनल कभी भी हवाई बात नहीं करता अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। मतलब मुझे अगर पता भी है ना कि डायरेक्टर के इलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं इतनी दफ़ा पढ़ा चुका हूं, तब भी प्रोफेशनल लाइफ में मैं कभी डायरेक्टली किसी क्लाइंट के सामने ये बात नहीं करता कि अच्छा इस तरह कर लो, नहीं, रेफरेंस देता हूँ कि अच्छा ठीक है, देख के बताएंगे, आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी पैसे मिल जाएंगे ज़बानी मुंह पे बता दूं क्या ज़बानी मुंह पे बता दूं क्या क्या करना है, तो ऐसे थोड़ी पैसे मिलते हैं। एडवाइस करने के पैसे होते हैं ना, तो एडवाइस करने के पैसे तभी मिलेंगे जब बताओगे मेहनत बहुत की है। नहीं, इनफैक्ट द पॉइंट इज, आप विदाउट कंफर्मेशन एज अ प्रोफेशनल कभी कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, स्पेशली लॉ इंक्लूडिंग इनकम टैक्स। यूजुअली मैं आपको मज़ा बताता हूँ, आपके जो फर्ग्यूसन के इस वक्त पार्टनर हैं, द मोस्ट सीनियर वन आफ्टर शबर जैदी, वो आपके आसिम साहब हैं। आसिम जुल्फ़कार नाम है पूरा, मेरा ख्याल है। आसिम क्या नाम है? हाँ, आसिम नेक्स्ट नाम नहीं मुझे पता, उनका आसिम ही पता है। सो आसिम साहब से मैं टेक्स्ट पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, मेरी लक थी कि मैंने उनसे टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आसिम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हम बीइंग अ पार्टनर, बीइंग सो सीनियर इन AFF, ठीक है, कि कहीं भी AFF में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो वो इनसे लास्ट पर्सन ये होगा जिससे एडवाइस ली जाएगी, ठीक है ना। और वो पर्सन है जो निशात और इन सब चीज़ों को, इन सब पर्सनस को एडवाइस कर रहा है, जाइंट्स को एडवाइस कर रहा है, लेकिन वो भी यही कहता है कि मियाँ मंशा मुझसे कुछ भी पूछता है, मैं उसको डायरेक्टली आंसर नहीं करता, मैं जानता हूँ लेकिन आंसर नहीं करता उसको। सो बीइंग अ प्रोफेशनल इसकी ज़रूरत नहीं है याद करने की। चलो आते हैं जी, टाइप्स ऑफ बिजनेस। बहुत सिंपल वन, सोल प्रोप्राइटर, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, ठीक है। आपका कोई रेगुलेटर सिवाय टैक्स वाले, वो बहुत कमीने हैं, उनके अलावा सोल प्रोप्राइटर को कोई मुंह नहीं लगाता, ठीक है। कोई रेगुलेटर नहीं आगे आता। जैसा मैं अगर आपको रेगुलेटर की बात बताऊं, जो हमें रेगुलेटर जिनसे हम डील करेंगे, वो 3 तरह के लोग होंगे जिनका हमें बहुत ज्यादा वास्ता पड़ने वाला है। द फर्स्ट वन इज SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP, ठीक है। आप लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरा रेगुलेटर आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको लगता है ये एक मार्केट प्लेस है, राइट? स्टॉक एक्सचेंज का वैसे आइडिया है,
क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में, क्या बिकता है? शेयर्स बिकते हैं। मार्केट प्लेस है, बायर सेलर अवेलेबल हैं और बिकने वाली चीजों में शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज एक्चुअली, उसमें इक्विटी सिक्योरिटीज भी हैं और डेट सिक्योरिटीज भी शामिल हैं। रेडी मार्केट भी है, फ्यूचर मार्केट भी है, ऑल दो पाकिस्तान में इतनी मैच्योर नहीं है लेकिन अवेलेबल जरूर है। और थर्ड रेगुलेटर आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये तीन रेगुलेटर्स हैं जिनसे आपका कंपनी लॉ पढ़ते हुए बहुत वास्ता पड़ने वाला है, ठीक है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट ये सारे एक ही दफा में हर एक के ऊपर धावा नहीं बोलते। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि डील करेगा विद द कंपनीज, ठीक है? ये हमारा रेगुलेटर रहेगा, ये वो रेगुलेटर है जिससे हमारा सारे कंपनी लॉ के अंदर वास्ता पड़ना है इससे, ठीक है जी? ये कभी कभी आया करेगा। ये कब आएगा? जब कोई कंपनी लिस्टेड होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स उस मार्केट में ट्रेड करना चाहेगी, ये तब कहेगा अब मैं भी रेगुलेटर हूं तुम्हारा, उससे अलावा नहीं मुंह लगाएगा। समझ आ रही है बात की? इसका मतलब स्टेटस ऑफ द कंपनी मैटर करेगा कि कितने रेगुलेटर उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे या कितने रेगुलेटर उसके सामने खड़े हैं जिसको उसने कंप्लाई करना है। बात समझ आ रही है? हमने कोई टाइप्स ऑफ कंपनी या स्टेटस ऑफ कंपनी डिस्कस नहीं की है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि रेगुलेटर कब आएगा? जब उसकी मार्केट प्लेस में घुसोगे तो वो कहेगा ठीक है मेरे रूल्स भी फॉलो करो फिर, ठीक है? उसे हम कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रूल बुक। सीफैप में आपका बाकायदा सिलेबस का हिस्सा है, रूल बुक पूरी आपका सिलेबस का पार्ट है। सो पीएसएक्स रूल बुक कहा जाता है उसे, तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये कब आएगा? जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगी ना, कोई भी, जहां जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज आती है बैंक्स, ठीक है ना? हालांकि खाली बैंक आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। और कौन कौन सी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है? कोई आइडिया? मुदारबाज आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और हाँ सारे भाई बहन बताने शुरू कर देंगे मुदारबा मुशार का। सो आपकी इंश्योरेंसेस कंपनीज जो हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड कहाँ हैं? इस कंपनीज एक्ट के अंडर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? तो कौन आ जाएगा? ये भी आ जाएंगे सरकार। बात समझ आ रही है? बैंक्स हो गए, ये हो गए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, आपकी लीजिंग कंपनीज जो लीज करती हैं आपकी व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। सो मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन जो है वो जरा डिफरेंट है। उनका मतलब है वो हर वो बिजनेस जो लेंडिंग में इन्वॉल्व है, डिपॉजिट टेकिंग और लेंडिंग में इन्वॉल्व है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सिंपल, ठीक है? तो खाली बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। बात समझ आ रही है? ओके ग्रेट। सो अगर मैं कहूं फिर इसका मतलब है अगर एक कंपनी लिस्टेड है, या मैं यूं कहूं एक बैंक लिस्टेड है सपोज, तो ये भी हाथ धो के इसके पीछे पड़ जाएगा, ये भी पड़ जाएगा, ये भी पड़ जाएगा। इसका मतलब अगर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इनको सर्व कर रहे हो इन किसी बैंक को, सो टेक्निकली आप 3 कंप्लायंसेस इंश्योर कर रहे होगे, 3 रेगुलेटर को खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे सारी जिंदगी, ठीक है? सो ये सूरत हाल है। जैसा मैं जैसा एक्सचेंज कंपनीज के बारे में सुना है, एक्सचेंजर जो मनी चेंजर्स बैठे होते हैं अक्सर, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सो इनका बेचारों का बहुत बुरा हाल किया हुआ स्टेट बैंक ने, क्योंकि ये भी बाज नहीं आते ना। हरामी तो हर जगह पाए जाते हैं, तो यहां पे जरा ज्यादा पाए जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस तरह की बात इसलिए कह रहा हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत बड़ा हाथ इनका है, आपके मनी चेंजर्स का बहुत बड़ा हाथ। जो हुंडी सुनते हो ना अक्सर वर्ड, हवाला, हवाला या हवाला जो भी उसे उर्दू में बोलते हैं लोग, वो क्या है? वो यही है, मनी लॉन्ड्रिंग है। सो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है मनी लॉन्ड्रिंग में, ये फाइनेंशियल। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी उतनी ज्यादा लगाई हुई है स्टेट बैंक ने। आपको मजेदार बात बताता हूँ, जब मैं ऑडिट कर रहा था इन लोगों का, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट थे इसके अंदर, हमारी फर्म जो थी, तो ये लोग क्या करते थे, इन लोग ये डेली रिपोर्टिंग भी करते हैं, इनका डे क्लोज नहीं होता जब तक ये स्टेट बैंक को डेली रिपोर्ट्स नहीं भेज देते थे। फिर वीकली रिपोर्ट भेजते थे, फिर मंथली रिपोर्ट भेजते थे, फिर क्वार्टरली रिपोर्ट भेजते थे, फिर एनुअली रिपोर्ट भेजते थे।
मतलब सिर्फ 1 2 4 5 लोग सिर्फ इसी काम के लिए थे कि उन्होंने स्टेट बैंक को डेली बेसिस पे रिपोर्ट करनी है, बात खत्म। अगर नहीं करेंगे अगले दिन लाइसेंस रिवोक्ड, बिजनेस बंद। बात समझ आ रही है तो ये भी कंपनी है, तो ये भी कंपनी। लिंक एक्सचेंज, डॉलर ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये सब क्या है? आप लोगों ने शायद में से किसी के नाम सुने हो, रावी एक्सचेंज, ये सब एक्सचेंज कंपनीज हैं। बात समझ आ रही है? सो हैं तो कंपनीज, रजिस्टर्ड तो कंपनी। अच्छा बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है, स्टेटस क्या है उसका? कंपनी। एक्चुअली बस फर्क ये है, आपकी तमाम कंपनीज इस एक्ट में रजिस्टर्ड होती है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, कंपनीज एक्ट 2017। लेकिन जो बैंक हैं वो आज भी रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962, जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है वो भी कंपनी। स्टेटस बताना चाह रहा हूं, स्टेटस कंपनी का है। बात समझ आ रही है? इसके अलावा आपकी जितनी फर्म्स हैं, ये जिधर आपने जाके आर्टिकल्स करने हैं, कौन सा स्टेटस है उनका? खुदा, पार्टनरशिप फर्म्स हैं। खुदा का खौफ खाओ, बी लॉ करके आ गए हो फिर भी कंपनी। सो आपकी ऑडिट फर्म्स जितनी भी हैं ये सब पार्टनरशिप फर्म्स हैं। ये अपने आप को कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं कर सकते, इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ठीक है? ये रजिस्टर्ड नहीं कर सकते अपने आप को, वरना क्या होगा मैं बताता हूँ उसकी रीजन। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद मुझे डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको तब आंसर करूंगा कि क्यों अपने आप को ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर, वरना कब के कर लिया होते, इन्होंने कंपनियां बना ली होती, ठीक है? सो पार्टनरशिप में और कंपनी में दोनों में फर्क क्या है? सो एक बेसिक फर्क है लायबिलिटी का, ऑनर्स की लायबिलिटी का फर्क है। ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस उनकी लीगल आइडेंटिटी का। ये मेरे ख्याल आपने बातें शायद कहीं ना कहीं बिजनेस लॉ में पढ़ी होंगी, शायद जिन्होंने शायद मुझसे पढ़ा हुआ उन्होंने, उनको तो मैंने डिस्कस किया, मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, तो इन दोनों में 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, कंपनी का स्टेटस सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का है, यहां पे लिखा होगा सेपरेट लीगल पर्सन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो आप और मैं लीगल पर्सन है, कानूनी हैसियत हासिल है हमारे को, आईडी कार्ड है ना, सबके बाद यूनिक, ऐसा ही है। हम में से हर बंदा अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखता है, लीगल हैसियत हासिल है। हम कोई चीज बाय करना चाहें हम अपने नाम पे कर सकते हैं, किसी लायबिलिटी को ऑन करना चाहें अपने नाम पे कर सकते हैं, राइट? प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूं मैं, व्हीकल परचेज कर सकता हूं बाय नेम, यस, आईडी कार्ड के अगेंस्ट मेरा रजिस्टर्ड है, ऐसे ही है ना? सो इसका मतलब है मेरी लीगल वैल्यू है, लीगल पर्सन हूं मैं, पर्सन तो हूं ही, लीगल पर्सन हूं, लॉ की हैसियत में मुझे कानूनी हैसियत हासिल है, ठीक है? सिमिलरली कंपनी को भी एक लीगल पर्सन की हैसियत हासिल है। जिससे हमारा आईडी कार्ड होता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। और कंपनी को वही स्टेटस हासिल है जो मुझे हासिल है। अगर मैं कुछ बाइंग कर सकता हूं, कंपनी भी बाय कर सकती है अपने नाम से। यही वजह है नेस्ले पाकिस्तान, यूनिलीवर, ये जितने भी कंपनीज हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनके नाम पे हैं, वो कंपनी के नाम पे होती हैं, ऑनर्स के नाम पे नहीं होती। ऑनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। कंपनी ऑनर्स डिफरेंट है, उनकी आइडेंटिटी अपनी है, ऑनर्स अपनी आइडेंटिटी देखें, कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है। यही वजह है, आप लोग FR 1 पढ़ रहे हो ना सारे? बेहतरीन हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली हुई है ना? ऊपर एक बड़ा सारा करके लिखते हो, फलां कंपनी ABC और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट ब्ला ब्ला ब्ला, और नीचे लिखते हो बड़ा बड़ा करके एसेट्स। ये यहां पे कौन से एसेट्स लिखते हो? वो एसेट्स जिनको कंपनी ओन करती है। अगर कोई ऐसी व्हीकल है जिसको ऑनर ऑन करता है, शेयर होल्डर ऑन करता है, वो यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली। सो यही रीजन है, आप जितने भी एसेट्स लिखते हो, जितनी इक्विटी लिखते हो, जितनी लायबिलिटीज लिखते हो, वो सब कंपनीज की हैं। लायबिलिटी के केस में सपोज कोई पर्सन क्रेडिटर है कंपनी का, से गुड नेम, सॉरी भूल गया, अली। सो अली एक क्रेडिटर है कंपनी का। सो अली हैज अ राइट टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम द कंपनी, से इफ आई से 50 मिलियन, सपोज चल रहा खुश हो, ये 5 कर देता हूं, बेचारा परेशान हो गया। से 5 मिलियन, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5 मिलियन फ्रॉम द कंपनी, राइट? उसने कंपनी से रिसीव करना है। क्या ये ऑनर से रिसीव कर सकता है? नहीं।
कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है, अपने एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटीज हैं, सब कुछ कंपनी का अपने नाम पे है, ओन करती है, कंट्रोल करती है। ये है, कह सकते हैं, ब्यूटी ऑफ लीगल पर्सन, कि लीगल पर्सन की हैसियत से एंजॉय करिए। बस फर्क इतना है, हम लोग नेचुरल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल है। सिंपल, कंपनी आर्टिफिशियल है। यहां तक बात समझ आई? पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और सेकेंडली, अच्छा सेकेंड को बाद में देखेंगे, यहां पे आते हैं। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड इन 1932, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो एक्ट पूरा। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यही वजह जब बिजनेस लॉ में आप पढ़ रहे थे कि एक पार्टनर अगर कोई गलती करता है, तो अगर या फर्म का कोई लॉस है, तो या आपको फर्म, सपोज यूं कह लेता हूं, फर्म कोई चीज खरीदती है तो वो इनफैक्ट फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है, फर्म की तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो इनफैक्ट ए बी सी पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है। कोई लायबिलिटी है तो वो ए बी सी पार्टनर्स की लायबिलिटी है। बात समझ आ रही है? सो यही वजह है वहां पे एसेट्स लायबिलिटीज पार्टनर्स के नाम पे होते हैं, ज्वाइंट नेम पे, कंपनी फर्म के नाम पे नहीं होते। टैक्स वाले तो उसको कहते हैं कि अलग से पर्सन ट्रीट करते हैं। तो पर्सन तो हम भी ट्रीट करें, पर्सन तो कह रहा हूं मैं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं दे रहा उनको, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं दे रहा उनको। बिजनेस एज अ सेपरेट ट्रीट कर रहा हूं, लेकिन सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं दे रहा मैं उनको, लीगल पर्सन की हैसियत नहीं दे रहा। एसेट इनके नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते एफ फर्ग्यूसन के एसेट्स, केपीएमजी के एसेट्स, नहीं, पार्टनर्स के एसेट्स, पार्टनर्स की लायबिलिटी। बात समझ आ रही है? सो दोनों में मेजर डिफरेंस जो है वो लीगल आइडेंटिटी का डिफरेंस है दोनों में। दूसरा डिफरेंस, लायबिलिटी। याद है पार्टनरशिप पढ़ के आए हुए हो, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं पढ़े हुए हो। लायबिलिटी क्या पढ़ के आए हो वहां पे? मैं पार्टनर्स की बार बार पढ़ते थे एक चीज। अच्छा, लिमिटेड या अनलिमिटेड के हवाले से बात कर लेते हैं। अनलिमिटेड क्या मतलब होता था इसका? हाँ हाँ, उसके बाद भी अगर रह जाती है तो पार्टनर से रिकवर। शाबाश। इसका मतलब बिजनेस का अगर कोई लॉस हुआ और सारा कैपिटल वाइप आउट भी हो गया, तब भी अगर कोई लायबिलिटी बची तो ऑनर यानी पार्टनर अपनी जेब से, पर्सनल एसेट से बियर करेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी से बियर करेंगे। यानी करने बिजनेस आए थे, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिकेगी उस चक्कर में। ऐसा ही है? सो ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी कि आपने ऑनर्स के पर्सनल एसेट्स भी इन्वॉल्व कर लिए बिजनेस पर्पसेस के लिए। जबकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में सपोज सिचुएशन ये आ जाए कि कंपनी के सूरत हाल ये हो कि सारे एसेट्स बेच भी दूं तो 100 मिलियन के एसेट्स हैं और सारी लायबिलिटी इकट्ठी करूं तो पता चले 1700 मिलियन की लायबिलिटीज हैं, तो डेफिसिट आ रहा है 700 मिलियन का। ये कौन? अच्छा मेरा मैथ बहुत, अच्छा सॉरी, नहीं अभी भी नहीं हुआ, अभी कुछ कर लो यार, मैथ बहुत कमजोर है मेरा। अब सही है? हाँ सही है अब। सॉरी यार, मैथ बहुत कमजोर है। ऐसा हो गया, सॉरी यार, जो हम करना चाह रहे थे 1000 कर लें, चलो जी, ये लो जी। उफ अल्लाह, मेरा क्वालिफाइड है। सो मुझे नहीं आई क्या आगे पूछने वाला, तुझे मैथ नहीं आता। सो 700 का डेफिसिट आ भी जाए तो क्या ये 700, सपोज इसके दो मेंबर्स हैं, दो ओनर्स हैं, से मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इनके ओनर्स हैं, तो क्या आप ये 700 उनसे रिकवर कर सकते हो? कंपनी वो उन्होंने, आपने उनके पास जाना है, उन्होंने कहना है भाईजान कंपनी जाने और आप जाने, हमारा कोई ताल्लुक, निकलो यहां से। सो उनकी लायबिलिटी नहीं है ये वाली, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कहां तक? अप टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही कैपिटल कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। जितना उन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है कैपिटल की शक्ल में, बस वही, और वो तो वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो खबरदार आए तो। सो जितना डेफिसिट है तुम जानो, और दिया क्यों था? सही बात है, दिया क्यों था? बहुत सी कंपनी डिफॉल्ट करती हैं तो डूबने वाले कौन डूबते हैं? लेंडर डूबता है। कि दिया क्यों था भाई? ऑनर को कुछ नहीं हाथ लगा सकते। इसीलिए लोग बहुत सियाने हैं, लोग सबसे पहले सोचते हैं कंपनी बनाते हैं, कल को डूबी तो कंपनी भुगतेगी, हम नई कंपनी बना लेंगे। सिंपल सिंपल। इसीलिए कुछ जगहों पे कंपनीज लॉ में, अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगी ये बात,
लेकिन कुछ ऐसे गंदे अंडों के लिए लॉ ने कुछ जगहों पे स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर किसी पर्सन की वजह से कंपनी डूबी तो अगले 5 साल तक वो किसी कंपनी की मैनेजमेंट नहीं संभाल सकता। सो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कुछ लोगों के ऊपर, जिस तरह स्पेशली जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अगर किसी ऐसी हरकत हो तो उन ऑनर्स पे, उन लोगों पे यूजुअली रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि भाई तुम अब कोई सी कंपनी को और हाथ ना लगाना, क्योंकि तुम्हारे इतने नैश आते हैं कि तुम जिस कंपनी को लगाओगे डूब जाएगी। सो इस रीजन की वजह से। जी बेटे कोई क्वेश्चन था? लेकिन कुछ लोग तो बात देखो, बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करने में आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। इसमें आपको लॉ नहीं रोकता कि आपको पार्टनरशिप बोलनी है या आपको कंपनी। हाँ, कुछ जगहों पे लॉ कहेगा खबरदार तुम कंपनी नहीं बना सकते, जैसा मैंने कहा ऑडिट फर्म कंपनी नहीं बना सकती बायलॉज के मुताबिक। रीजन क्या है? अब बताओ आंसर। नहीं, अब मैं क्यों बताऊं, खुद बताओ रीजन क्या है, क्यों आईकैप मना करता है भाई पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, कंपनी बिल्ड नहीं कर सकते, दे आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ कंपनी। ना तो यार कई लोग कंपनी बना नहीं देखो, गलत रिपोर्टें साइन करी जो लायबिलिटी किसकी होगी? अगर फर्ग्यूसन केपीएमजी एक कंपनी है और गलत रिपोर्टें साइन हो रही हैं पीछे, ठीक है, पैसे ले जा रहे हैं, रिपोर्टें साइन कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्टें, सो अगर कोई क्लेम आता है, कोई लायबिलिटी आती है तो किसकी होगी? जिस बंदे ने, जिस भेड़िए ने ये किया होगा काम, वो निकल जाएगा। दैट्स द रीजन। पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, कंपनी बिल्ड नहीं कर सकते। दे आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ कंपनी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं करेंगे ना आज को, कि कल को इस वजह से अगर कोई लायबिलिटी आई तो मैं जिम्मेदार होऊंगा, अगर ये लायबिलिटी ऑन नहीं करेंगे तो ये ऐसी रिपोर्ट साइन करेंगे, ये फ्यूचर के तुम लोग वही हो ना कोई तो तुम में से अपना ढाबा खोलेगा, ठीक है? सो फ्यूचर के तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम सारे, राइट? सो आप लोग भी तो साइन करने वाले हो। सो अगली जनरेशन तो प्रोडक्शन आई बड़ी खराब रही है, वैसे ही वो हमें फील होता है। वैसे हमारे वाले ऊपर वाले भी यही कहते हैं, लेकिन हम भी आगे यही कह रहे हैं। सो उस वजह से कि लायबिलिटी ओन करनी चाहिए जिसकी गलती है, ठीक है? और यही वजह है कि बहुत से पार्टनर रेप्रीमांड भी होते हैं। कभी आप लोगों ने न्यूज़ लेटर पढ़ने की ज़हमत की हो तो बड़े काले भेड़िए आईकैप ने रेप्रीमांड किया, डिग्री तक कैंसिल, सर्टिफिकेशन तक कैंसिल की है उनकी, ठीक है? कि गलत रिपोर्टें सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के साइन करते चले जा रहे हैं, ठीक है? तो उनको रेप्रीमांड भी किया। सो जब फर्म होती है, यूजुअली केपीएमजी के एक पार्टनर के ऊपर गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उन्होंने एलिगेशन लगाया और फिर आईकैप ने उसका जब डिसीजन लिया तो पार्टनर को कहा, सीनियर पार्टनर था केपीएमजी का, उनको कहा कि 100 आवर्स की ट्रेनिंग लो दोबारा, और इस ड्यूरेशन में तुम एलिजिबल नहीं हो कि तुम कोई ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सको। तो केपीएमजी ने उसको निकाल ही दिया पार्टनरशिप से। उस बंदे को मोस्ट सीनियर पार्टनर था, और रीजन क्या थी? गलत रिपोर्ट साइन करना। सो अगर यही कंपनी होती तो उन्होंने कहा था कंपनी से पूछे, हमसे क्या पूछ रहे हैं, राइट? ऐसा ही है, बात समझ आ रही है? सो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। नो डाउट कि पार्टनरशिप जो है वो अब एक और एक्ट आ चुका है जो पैरेलल चल रहा है। पार्टनरशिप एक्ट 1930 जो आप पढ़ आए हो वो पुराने वाला है, और पार्टनरशिप एक्ट 2017 ये नया वाला है। लेकिन दोनों, ऐसा का नहीं हुआ कि ये नया आए और पुराना रिपील्ड हो जाए, दोनों अभी बैक वक्त चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। जो इसमें रजिस्टर कराना चाहे वो इसमें करवा ले, जो इसमें रजिस्टर कराना चाहे वो इसमें करवा ले। फर्क इतना है कि जो पार्टनरशिप इस एक्ट में रजिस्टर्ड होगी 1932 ओल्ड एक्ट में, उधर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लेकिन जो 2017 है वो एक्चुअली लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, जस्ट लाइक अ कंपनी। नो डाउट ये अच्छा इज रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 2007 इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। यहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होने वाली है? लिमिटेड लाइक अ कंपनी। उन्होंने कहा ठीक है आप ना रजिस्टर करो अपने आप को एज अ कंपनी, क्योंकि बहुत सी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत सी कॉस्ट, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन कॉस्ट, देन आपके रनिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? आपने ऑडिट कराने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं, ऑब्वियस बात है खर्चा बढ़ जाएगा। सो आप ना करो, लेकिन आप पार्टनरशिप बना लो, लेकिन लिमिटेड बना लो। ऐसी पार्टनरशिप के नाम के साथ लिखा जाता है LLP। जिस तरह मैं कहूं XYZ कंसल्टेंसी फर्म या XYZ कंसल्टेंट LLP,
LLP का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये वही सेपरेट लीगल पर्सन कि अपने नाम से एसेट, अपने नाम की लायबिलिटी, उन्हीं की इनकम, उन्हीं के एक्सपेंसेस। क्लियर? चलो, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो मैं आगे मूव करता हूं फिर। डन? यहां तक टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्लियर हैं। अब हम जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में बात कर रहे होंगे। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा चार्ट और, जस्ट अ मिनट, ये वाला एक चार्ट पहले पढ़ लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ कंपनीज। अच्छा, कंपनी की टाइप्स कितनी किस्म की हैं? ठीक हो गया? यानी अब हम रहेंगे कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, जिसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, उनके अपने एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटीज हैं, इनकम अपनी है, एक्सपेंसेस अपने हैं। ठीक है? सब कुछ इसी तरह क्लियर है। लेकिन अब हम बात करेंगे, अच्छा कंपनीज के टाइप, स्टेटस क्या है? सिंगल मेंबर कंपनी, नाम से समझ आ रहा है क्या? एक मेंबर होगा। एक मेंबर, मेंबर कौन होता है वैसे? सिंपल डेफिनेशन, मेंबर कौन होता है? शेयर होल्डर को ही मेंबर कहते हैं। शेयर होल्डर के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है दैट इज मेंबर। और शेयर होल्डर बनने के लिए आपके पास सिर्फ एक शेयर होना काफी है। ऑल्दो आपकी औकात कोई नहीं होगी उसमें कंपनी में, लेकिन आप शेयर होल्डर कहलाएंगे। बात समझ आई? मैं अगर फॉर एग्जाम्पल बात करूं निशात की, अब निशात के शेयर्स हैं से 600 मिलियन, अज्यूमिंग, वैसे से ज्यादा हैं, 600 मिलियन शेयर्स, मैं कहूं मेरे पास 100 हैं, कहलाऊंगा मैं शेयर होल्डर, मेंबर हूं, लेकिन नो डाउट मेरी औकात, और इस औकात का वर्ड मैंने चेंज कर देना, बाद में टेक्निकल वर्ड यूज कर लेना, दैट इज वोटिंग पावर। ठीक है? सो औकात जो है वो मेरी नहीं होगी, मतलब औकात नहीं होगी, लेकिन मेंबर जरूर कहलाऊंगा। इज दैट क्लियर? सो जिसके पास भी एक शेयर हुआ कंपनी का, मेंबर बन गया सिंपली। ठीक हो गया? अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी यानी एक मेंबर, वही करता धरता है, वही सब कुछ कर रहा है मैनेज। अब 3 तरह की कंपनीज आपको नजर आ रही हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और एक और मैंने लिखा है पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले प्राइवेट कंपनी पे आते हैं। प्राइवेट कंपनी, अच्छा पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बड़ी प्यारी है, बड़ी मुश्किल सी डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी की। पहले पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बताता हूं, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी पे आते हैं, विच इज नॉट प्राइवेट। ये लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है, एज इट इज। पब्लिक कंपनी कौन सी? कहता है जो प्राइवेट ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही है। और प्राइवेट कंपनी का इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा फिर प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। अगर कोई प्राइवेट नहीं होगी, उस क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरेगी, तो हम कहेंगे ये पब्लिक है, रेजिडुअल कैटेगरी है। ये समझाना चाह रहा हूं, कुछ पल्ले पड़ रही है, ऊपर से गुजरनी शुरू हो गया। ओके, सो हमें समझना पड़ेगा फिर प्राइवेट कंपनी क्या है। तो जरा प्राइवेट कंपनी की कुछ कंडीशंस हैं वो पढ़ते हैं। ये प्राइवेट कंपनी की कंडीशंस हैं। हमने कहा एक मेंबर होगा तो सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा, कोई सिंगल मेंबर कंपनी क्यों बनाएगा वैसे? ये कॉन्सेप्ट क्या है एसएमसी का? एसएमसी कहते हैं इसे, बहुत कॉमनली यूज होता है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। क्यों बनाए? वो तो सोल प्रोप्राइटर में भी उसने वही करना है, तो फिर कंपनी क्यों बना रहा है? लायबिलिटी लिमिटेड होगी। गुड आंसर। देखो, कंपनी के तमाम बेनिफिट्स एंजॉय करेगा और हैंडल भी अकेला करेगा। बात समझ आ रही है? सोल प्रोप्राइटरशिप वाले मजे भी और साथ लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट्स भी। बात समझ आ रही है? तो ड्यूअल बेनिफिट्स थे, ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, और ताकि यार अगर कोई कंपनी का बेनिफिट लेना चाहे तो वो कंपनी रजिस्टर करवा ले, चले ना शेयरिंग करना चाहे तो सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर करवा ले। जहां पे बहुत से बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं, वहां पे बहुत सी कॉस्ट और बहुत सी ऑब्लिगेशन भी सिंगल मेंबर कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 कंप्लीटली एसएमसी पे अप्लाई नहीं होता। इसके लिए सेपरेट रूल्स डिफाइंड थे। एसएमसी प्राइवेट कंपनी रूल्स थे जो ऑलरेडी डिफाइंड थे, लेकिन उसके बाद ऑब्सोलीट हो गए और उसके बाद नए रूल्स अभी तक मंजरे आम पे नहीं आए। ठीक है, लेकिन यस, इनके लिए अलग से रूल्स हैं। पूरा कंपनी एक्ट इस पे अप्लाई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारा कंपनी एक्ट तो लिखा गया है प्राइवेट और पब्लिक के बारे में और पब्लिक सेक्टर के बारे में, सिंगल के बारे में तो बात ही कोई नहीं है। और बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो सिंगल पे अप्लाई ही नहीं हो सकेंगी। लाइक लॉ कहता है कि भाई कोरम ऑफ द मीटिंग करो तो इसमें 2 लोग आने चाहिए। सपोज मैं बात करता हूं, अब 2 लोग कहां से लाएं?
बंदा ही एक है। बात समझ पा रहे हो? बहुत सी ऐसी प्रोविजंस होंगी जो सिंगल मेंबर पे अप्लाई नहीं हो पाएंगी, लिमिटेशन है, एक बंदा है सिर्फ। बात समझ आई? वो कहेगा डायरेक्टर के इलेक्शन कराओ, क्या फायदा, बंदा ही एक है, एक ही कुर्सी है, खुद ही बैठा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है इलेक्शन का, इलेक्शन की जरूरत क्यों है? सो इलेक्शन वाला सेक्शन इनएप्लीकेबल हो गया। बात समझ आ रही है? ओके, सो प्राइवेट कंपनी कौन सी है? अच्छा जी, मिनिमम 2 मेंबर्स हो, क्योंकि एक हुआ तो सिंगल मेंबर बन जानी है, मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम 50 से ज्यादा ना हो, लिमिट 50 से ज्यादा वाली प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती। अगर मेंबर 50 से ऊपर गए तो यू हैव टू कन्वर्ट योर स्टेटस फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, आपको अपने आप को कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, कंपनी अपनी लाइफ में स्टेटस चेंज कर सकती है, ठीक है, इसमें कोई बार नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बनी थी तो सारी जिंदगी प्राइवेट ही चलेगी। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो प्राइवेट बनी, देन पब्लिक बनी और देन लिस्टेड भी हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। बेतहाशा कंपनीज हैं। बात समझ आई? डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस। क्लियर हो रहा है बात? सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक नहीं बन सकती या पब्लिक वाली लिस्टेड नहीं हो सकती। जो मर्जी कर सकते हैं आप जब आप अपना स्टेटस चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। इज इट क्लियर? सो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। मैं मजा बताऊं, कभी 2 से ऊपर गए ही नहीं, मैक्सिमम 3 हो जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। उसकी रीजन है, यूजुअली पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रोल है ना, वो देते हुए बहुत तकलीफ होती है लोगों को। और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं मोस्टली, वो ज़्यादातर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं, जो कि वो कभी शेयर नहीं कर पाते अपने बच्चों के अलावा। ठीक है, आपकी जितनी ये आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज मिलेंगी पाकिस्तान के अंदर, हायर हो गई, वेव्स हो गई, ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये सारी उन्हीं फैमिली के दरमियान घूम रही होंगी। इसी तरह जितना मैं एक्सचेंज कंपनीज बता रहा हूं, सेम फैमिली के अंदर। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट उठा के देखते हो, आप शेयर होल्डर की लिस्ट उठा के देखते हो, आपको पता लगता है सारे फैमिली मेंबर हैं, उन सबके सरनेम सेम होते हैं। तो समझ आ जाती है आपको कि यार सेम औलाद चल रही है, उन्हीं को शेयर करते जा रहे हैं। सिमिलरली आपका निशात का ग्रुप जो लिस्टेड नहीं है, जो निशात के यूनिट्स, वो क्या है, वो इवन के लिस्टेड होने के बावजूद भी निशात का फैमिली ओन्ड बिजनेस चल रहा है। उनके पास भी अभी भी मेजर शेयर होल्डिंग सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर के पास है, बाकी जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो बहुत छोटे से हैं। मेजर शेयर होल्डिंग उन्हीं के पास है, मियां मंशा और उनके बच्चों के पास। ठीक है, कुछ बहुएं चला रही हैं, हाँ ऐसे ही है, कुछ उनकी बहुएं चला रही हैं, कुछ बेटे चला रहे हैं, चल रहा है सिस्टम। तकलीफ होती है। मैं को मजेदार कंपनी की एग्जांपल देता हूँ, एशियन, ऐसे नाम भी ले लिया, चलो एशियन इंश्योरेंस कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है। वन ऑफ माई एक्चुअली आई वॉज द ऑडिटर एट दैट टाइम, और अब तो मेरा फाइनेंस मैनेजर भी वहाँ का, जो CFO था वो भी अब दोस्त है। सो उस कंपनी में क्या हुआ, एक लॉ में एक प्रोविजन आई कि जनाब CEO और चेयरमैन सेम नहीं हो सकता, 2 बंदे होने चाहिए, एक नहीं हो सकता, एक बंदा 2 पोजीशन नहीं संभाल सकता। तो एक बाबा था जो अभी भी हयात है, वो बाबा जी चेयरमैन भी थे, CEO भी थे, जो उनके मालिक हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को CEO बनाया और खुद वो चेयरमैन बन गए। फिर थोड़ी देर बाद लॉ में, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दोबारा एक चेंज आई। अच्छा, याद करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ कहानी सुना रहा हूं। फिर एक चेंज आई कि देयर मस्ट बी 1 फीमेल इन द बोर्ड। वो घर से घरेलू खतून उठा के ले बोर्ड बना दी, लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने अपनी बेगम साहब को डायरेक्टर बना दिया। मतलब कि उन्होंने कहा नहीं, कोई और फीमेल आई तो मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी। उन्होंने घर से उठाई फीमेल, उन्होंने कहा इसको बना लो डायरेक्टर। अब वो बेचारी घरेलू खतून है, कभी आई भी नहीं ऑफिस, ठीक है, लेकिन बुक्स में, स्ट्रक्चर में शी इज द डायरेक्टर। सिंपल। सो हम लोग कंट्रोल देते हुए थोड़ी तकलीफ में आ जाते हैं कि यार कंट्रोल क्यों दें, ठीक है। इसीलिए हम लोगों की कंपनीज जो पाकिस्तान में है वो ग्रो नहीं करती। आप अगर पाकिस्तान की जितनी कंपनीज का, एक ये मेरा रिसर्च है, यू मे डिफर विद दैट, बट मेरा एक एक्सपोजर है 8-10 साल का, तो इसलिए मैं उस पर शेयर कर सकता हूं। आप लोगों किसी भी कंपनी को उठा के देखो तो ग्रो ना करने की एक बहुत बड़ी रीजन है फंडिंग, और बहुत बड़ी तकलीफ है कि फंड किसी दूसरे इन्वेस्टर को क्यों लें, क्योंकि अगर उससे इन्वेस्टर से फंड लेंगे, इक्विटी फंडिंग करेंगे, तो मसला ये है उसको शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा, तो कल को हम मर गए तो हमारे बच्चों का हिस्सा ना खा जाए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इसी तरह फंडिंग लेंगे तो लेंडिंग से लेंगे। अच्छा, वहां इस्लाम नहीं आता उनको याद कि लोन लेने से बेहतर है तुम इक्विटी फंडिंग ले लो, एक इन्वेस्टर को शामिल कर लो। तो जिनको तो ये बात समझ आती है वो इन्वेस्टर शामिल कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी सियाने हैं फिर
जिन्होंने किए भी हुए हैं उन्होंने भी फॉरेन इन्वेस्टर शामिल किए हुए हैं ताकि आ ही ना सके गोरा। जो बताएंगे तसल्ली से हमारी बात सुनेगा, यकीन करेगा हमारे पे। सिंपल सिंपल, ठीक है। मतलब हमारा जो आई वॉज वर्किंग इन रडॉल ग्रुप, तो रडॉल ग्रुप की जो इन्वेस्टिंग है वो 51% होल्डिंग जो है वो जर्मन कंपनी की है। जर्मन की कंपनी है एक्चुअली रडॉल्फ ग्रुप, जो कि हो रडॉल्फ GmbH। इनफैक्ट वो कंट्रोल करती है 28 सब्सिडरीज इन डिफरेंट कंट्रीज, जिनमें पाकिस्तान भी एक है, ठीक। अब 49% होल्डिंग है, बाकी जो डायरेक्टर यहाँ पे 2 हैं वो चला रहे हैं। मजाल है हमने पिछले 10 सालों में, नहीं 10 नहीं 13 सालों में उन्हें 1 टका भी दिया हो। उन्हें बताते हैं ये देखें आपके पैसे हैं, हमने ये बिल्डिंग बना ली है, ये आपके पैसे हैं, ये देखें हमने फैक्ट्री बना लिया, ये आपके पैसे हैं, हमने प्रोडक्शन प्लांट बना लिया। वो बेचारे तसल्ली से बैठे हुए हैं, अच्छा 13 देते हैं, अभी कुछ देते हैं, अभी एक्सपेंशन हो रही है। अच्छा एक टाइम आया जब बहुत कैश रिसोर्सेज हो गए, कैश फंडिंग बहुत ज्यादा हो गई। मैंने कहा अच्छा दूसरी कंपनी खोल ली, रडॉल्फ लाइफ साइंसेस। सारा पैसा उठाया, डंप उस कंपनी में। सर आप ही की है, देख रहे हैं, समझ आ रही बात? वो बेचारे लगे हुए अच्छा, वो हर बार एनुअल मीटिंग पे आ जाते हैं खुश होने के लिए कि हमारी सेल बढ़ रही है, ठीक है। कमी उनको नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको मिला क्या इन्वेस्ट करके 51%। सो ये रियलिटी है। हम लोगों की कंपनीज जो हैं वो स्टेटस वाइज ग्रो नहीं करती। इवन कि जितनी आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं ना, उनमें से बहुत कम कंपनीज हैं जो रियलिटी में लिस्टेड वाला दर्जा रखती हैं, जिनमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, डिसीजन मेकिंग पावर डाइल्यूट हो चुकी है। अदरवाइज बाकी सब में हरकत यही की है, थोड़ी सी शेयर डाइल्यूट कर दिए हैं, वहां से पैसा रेस कर लिया है और कंट्रोल अपना ही है। जिसका निशाद ग्रुप में सारा कंट्रोल अभी भी मियां मंशा और उनके बेटे और बहुओं का है, बाकी तो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से शेयर होल्डर हैं। बात समझ आ रही है? चलो, सो मिनिमम 2 to मैक्सिमम 50 एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय। प्लीज बराए मेहरबानी जिन एम्प्लॉयज के पास शेयर आपने एम्प्लॉय शेयर स्कीम में दिए हो वो आपके शेयर होल्डर नहीं बन रहे इस तरह, ठीक है। एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय नहीं, सॉरी मेंबर्स नहीं है वो, इनफैक्ट वो आपके मेंबर्स नहीं कहलाते, शेयर होल्डर नहीं। शेयर होल्डर अगर उनमें से किसी ने खरीदे हुए हैं तो वो शेयर होल्डर होगा। उनको मेंबर मत कहो जब तक उनके पास शेयर ना हो। जैसा फॉर एग्जांपल मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं मैं उसी के शेयर एक्वायर कर लूं, देन आई कैन बी कॉल माई सेल्फ एज अ शेयर होल्डर और अ मेंबर, बट नॉट बिफोर दैट कि मैं एम्प्लॉई और मुझे मेंबर काउंट करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। भाई तुम अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर। मैं अगर कहूं कि मैं अपने 500 शेयर इस बच्चे को देना चाहता हूं, मैं बेच ही नहीं सकता। मेरे लिए ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकती। जब भी बेची जाएगी पूरी कंपनी बेची जाएगी। डाइल्यूजन अगर होगा तो पूरी डायरेक्ट कंट्रोल का डाइल्यूजन होगा कि एक कंपनी अपने आप को बेच दे किसी दूसरी कंपनी को, वो एक अलग चीज है। एक्विजिशन इज समथिंग डिफरेंट। ये बात हो रही है ट्रांसफर ऑफ शेयर की। मैं 500 इसे बेच दूं, ये 500 मुझे बेच दे, जो स्टॉक एक्सचेंज में रोज हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में यही हो रहा है ना, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग हो रही है, कोई शेयर खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। बात समझ आ रही है? अच्छा, तीसरी बात, रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अब ये पब्लिक ऑफरिंग क्या है? पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती, पब्लिक को ऑफर नहीं करा सकती, पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। अगर करना चाहती है तो पहले अपना स्टेटस चेंज करे। बात समझ आ रही है? सो स्टेटस इस हद तक मैटर करता है कि भाई पैसा चाहिए पब्लिक का, ओके अपना स्टेटस चेंज करो, फिर प्राइवेट मत कहो, पब्लिक में कन्वर्ट हो, फिर पैसे इकट्ठा कर लो। करना चाहते हो करो पैसा इकट्ठा। बात समझ आई? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा हूं। पब्लिक कंपनी है यूरो ऑयल के नाम से, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, OMC है। सो OMC वो क्या कर रही थी, ऑयल मार्केटिंग, उनको पैसा चाहिए था यूरो ऑयल को। अब पैसा चाहिए कहीं से तो लेना है, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक फॉरेन सप्लायर को अपने शेयर बेचे। अब मार्केट तो उनकी भी नहीं है अवेलेबल, लिस्टेड तो नहीं है, वो पब्लिक है, लेकिन शेयर बेच सकती है। प्राइवेट अरेंजमेंट में शेयर बिक सकता है। पब्लिक कंपनी, बताना यह चाहता हूं कि मार्केट हो या ना हो, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, मार्केट हो या ना हो, वो अपने शेयर बेच सकती है। ठीक है, एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर बेच सकती है, प्राइवेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है।
कि खबरदार आप नहीं बेच सकते। कुछ पहले बढ़ रही है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शेयर बेचे। उन्होंने यूरो ऑयल ने कहा इन्वेस्टर को, सपोज आप में से कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, मैंने आपको कहा मेरा शेयर है 70 रुपए का, मान लोगे? मैं रियलिटी देखो ना, रियल बेसिक एग्जांपल पूछ रहा हूं ना। मैंने कहा अच्छा आप मेरा खरीदना चाह रहे, मुझे पैसा चाहिए, फंड चाहिए, आपने कहा मेरे पास है, ओके ग्रेट, लेट्स डील इट, मेरा शेयर 70 रुपए का, मान लोगे? मार्केट तो है ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता लगा मेरी मार्केट वैल्यू क्या है? आप अक्सर पढ़ते हो ना शेयर की मार्केट वैल्यू, और मार्केट में तो है ही नहीं शेयर, मैं तो पब्लिक कंपनी हूं, और वो भी अनलिस्टेड, लिस्टेड नहीं हूं। लिस्टेड होता तो स्टॉक एक्सचेंज की साइट खोलता और वहां से मार्केट वैल्यू पता लग जाती बड़े आराम से, अगर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है अवेलेबल। सो मैं स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट की साइट खोलता और वहां से मैं रेट ले लेता मार्केट वैल्यू का, बट मेरे पास मार्केट वैल्यू नहीं है। सो फिर कैसे मानोगे 70 रुपए? नहीं मानोगे ना। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों मिलकर एक ऑडिटर हायर करते हैं। EY जैसी कंपनी बहुत मशहूर है इस काम के अंदर, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कहते हैं। वो मेरे बिहाफ पे मेरी वैल्यूएशन करेगी और आपको बताएगी हमने वैल्यूएशन कर ली है, इसकी मार्केट वैल्यू 70 रुपए ही बनती है, आप खरीद सकते हो। अब EY ना मेरा सगा है और ना आपका सगा है, तो वो इंडिपेंडेंट है, हम दोनों उसकी बात मान के इस पॉइंट के ऊपर डील कर लेंगे। अगर EY कहती है नहीं नहीं 70 नहीं बनती, जो इसके एसेट्स हैं लायबिलिटीज हैं उसके मुताबिक उनकी वैल्यूएशन मेथड होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेकअप वैल्यू कैलकुलेट करना, उसका एक मेथड है। उसमें वो कह देती है से 65 रुपीज, तो अब डील 65 पे होगी, 70 पे नहीं होने वाली। बात समझ आई है? सो पब्लिक कंपनी प्राइवेट अरेंजमेंट में इस तरीके से अपने शेयर बेच सकती है, और अगर लिस्टेड हो तो मौजे ही हैं, वो तो फिर स्टॉक मार्केट में वैल्यू पड़ी है आपकी, आप उसी मार्केट वैल्यू पे बेचें, वो आपका बायर भी आप पे ट्रस्ट करेगा बिकॉज मार्केट की वैल्यू है, सो वो खरीदेगा अपनी मर्जी से। सो अनलिस्टेड कंपनी के केस में ट्रेडिंग अलाउड है फॉर सच शेयर, बट मार्केट प्लेस लाइक PSX नॉट अवेलेबल। जबकि लिस्टेड के केस में वो कंपनीज लिस्टेड कहलाती है जिनके शेयर लिस्ट हों ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, उसको आप कहोगे कि ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। सो अब दो तरह की पब्लिक कंपनी हो गई। अच्छा पब्लिक है क्या? जो प्राइवेट ना हो, और पब्लिक लिस्टेड भी हो सकती है और पब्लिक अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड वो है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं, और अनलिस्टेड वो है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं है। बात समझ आई? ओके। सो इसका मतलब है अगर कोई कंपनी लिस्टेड का होना चाहती है और वो प्राइवेट है, तो वो क्या करेगी? सबसे पहले वो पब्लिक में कन्वर्ट होगी, फिर लिस्टेड में कन्वर्ट होगी। बात समझ आई? सो अगर किसी का ख्वाब हो कि वो लिस्टेड पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहता है, तो वो पहले अपनी कंपनी का स्टेटस चेंज करेगा इनटू पब्लिक कंपनी, फिर अपने आप को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन को फॉलो करेगा, कंप्लायंस करेगा, और फिर जाके PSX में रजिस्टर्ड होगा। और मजेदार बात बताऊं, अगर एक दफा आप PSX में रजिस्टर्ड हो जाए ना, तो वो जिस तरह आप बच्चे स्कूल में नहीं कहते थे मे आई गो टू वॉशरूम, तो वो वाला हिसाब है। आपने कुछ भी करना है ना, वॉशरूम भी जाना है कंपनी ने, तो PSX को पहले बताना है कि मैं जा रहा हूं, प्लीज शेयर होल्डर को बता दें, ठीक है 5 मिनट में आता हूं। तो ये वाला हिसाब है। आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को हर लम्हे किसी भी डिसीजन से पहले अपडेट रखना होता है। कोई भी एम्बिगुइटी आती है, किसी भी किस्म का डिसीजन चल रहा है, स्पेशली द बोर्ड मीटिंग्स, आपको उनका डिसीजन बोर्ड मीटिंग के होने से पहले भी बताना है, कब होने जा रही है, हो जाएगी तब भी बताना है, क्या हुई, डिस्कस क्या हुआ, क्या बातें तय पाई। इस हद तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है फिर आपकी कंपनी के अंदर, फिर वो आपकी नहीं रहती। समझाने का मकसद ये है, तो यही तकलीफ है पाकिस्तानियों को कि फिर वो हमारी नहीं रहती, ठीक है। जिस तरह वो एक मैं रिसेंट इंटरव्यू देख रहा था, आप में से किसी कोई जानता है नेटसोल के वो जो ऑनर है सलीम गौरी को? किसने कभी देखा है? सो वो रिसेंट ऑनर है, तो उसे किसी ने पूछा कि यार एक और इन्वेस्टर था बड़ा तगड़ा सा, उसने कहा कि यार शुड आई लिस्ट माई कंपनी और शुड आई गो विद द पब्लिक लाइक दैट ना? तो उसने कहा अगर तू चाहता है, अच्छा देखो कितना बड़ा इन्वेस्टर, कितना बड़ी आपके बिग जाइंट्स में से नेटसोल इज वन ऑफ द कंपनी जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग या सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड करती है। सो एक मेरे ख्याल $1 मिलियन में 600, 700 या 800 मिलियन डॉलर्स में उनका गालबन शायद प्रॉफिट है, ठीक है, उस कंपनी का। और उसका ऑनर्स का या उसके MD का व्यू पॉइंट था कि यार अगर तुम कंट्रोल चाहते हो ना तो फिर ना करना, क्योंकि मैं अब बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ लेकिन पब्लिक की वजह से नहीं कर सकता।
सो आप सोचो उस बेचारे के कितना दुख है इस बात का कि जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। यही नहीं चाहिए इतने रूल्स हैं किस चीज़ के ये जो है लिसे नहीं बेटे, आपको फायदा भी तो है ना, पैसा भी तो आ रहा है पब्लिक से। आप पब्लिक का पैसा भी तो देखो, आपको एक पैसा वो है जिसमें आपको इंटरेस्ट देना है, एक पैसा वो है मुफ्त का पैसा है, देना भी कुछ नहीं, प्रॉफिट ना कमाया डिविडेंड भी नहीं देना। समझो इस बात को, हलाल का भी है और मुफ्त का भी है, दोनों पर्सपेक्टिव में ठीक है ना। इक्विटी फंडिंग है, दोनों पर्सपेक्टिव में ठीक है, हलाल भी है और वाफर भी है। जितना मर्जी रेस करो, जितना मर्जी रेस करो, डिपेंड ऑन कि आपकी कंपनी कितनी फेवरेबल है, जितना मर्जी रेस करो, ठीक है। सो जहां पे नुकसानात होते हैं वहां पे बहुत सा बेनिफिट। लेकिन एक चीज और बता दूं, पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है ना, वो मैं बहुत सी ऐसी कंपनीज को जानता हूं जिन्होंने फंड रेजिंग की और मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की फंड रेजिंग की और फेक डॉक्यूमेंट्स पे की। ऐसा भी जानता हूं, ऐसी कंपनीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं क्योंकि वहां के सारे लोग मेरे दोस्त हैं, ठीक है। आप जब एक लेवल पे आ जाते हो, जब आप इंडस्ट्री में होते हो, तो जितनी आपके आपका स्पेशली वो जो बैचमेट्स होते हैं जिसके साथ आपने अपने आर्टिकल गुजारे होते हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने कहीं ना कहीं पहुंच ही जाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारे पहुंच गए हुए हैं, तो कुछ ऐसी जगहों पे भी पहुंच गए हुए हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन कहते हैं कि ऐसा लगता है किसी दिन सर्टिफिकेट कैंसिल होगा जो हरकतें हम करते हैं। यस, अंडर द टेबल दे आर डूइंग इट। सो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन यस, कंपनीज ने फंड रेजिंग की है रिसेंटली, बहुत हैवी अमाउंट में लगे हुए हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो एनजीओ में काम कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर। एक मुझे लेटर आया 50,000 रुपये की डोनेशन का मेरी कंपनी को, मैंने लेटर पकड़ा, फ़ोन कर दिया, मेरा दोस्त है फाइनेंस मैनेजर है वहाँ का। फाइनेंस मैनेजर इज एक्चुअली इक्वलेंट टू दैट सीएफओ, बिकॉज वो फ्रॉम एनजीओ, वो एनजीओ थी इसलिए वो सीएफओ के रोल प्ले कर रहा था। मैंने कहा 50,000 का रुक्का आया तुम्हारा, लव लेटर आया, क्या करूँ, फाड़ दूँ? कहता है एमडी को दे, डोनेट करो अच्छे कॉज के लिए। मैं कहा तुम लोगों ने ना अभी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी दुबई में ना लीगल कराई तेरे चेयरमैन ने, ठीक है, याद है तू पिछली मीटिंग में बैठ के कह रहा था 2.5 करोड़ लीगल कराना है दुबई की प्रॉपर्टी को। तो कहता तुझे क्या लगे, वो उनका पर्सनल मैटर है। मैं कहा मुझे एक बात बता, तेरा चेयरमैन जो है ना वो मैट्रिक पास भी नहीं है, ठीक है, और तेरे चेयरमैन ने ना डोनेशन वाले काम का आगाज जब से किया था ना, आज उसके सारे बेटे ना BMW और मर्सिडीज में घूमते हैं। बाप की है। कहां से चलाते हैं? नहीं, उनके बिजनेस है। मैं कहा देखो एक बार याद रखना, ये अपने आप को जस्टिफाई बहुत अच्छा है, मैं आपको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ कि देखो जस्टिफाई बहुत आसानी, एक्सक्यूज बनाना ना बहुत आराम से बना सकता हूँ कि भाई मेरी इनकम हलाल है, बड़े आराम से, ठीक है। अब ये देखो पैसा अगर आपको डोनेशन के लिए आया है सपोज, और आपने उस डोनेशन अमाउंट से बिजनेस खड़ा कर लिया है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो बिजनेस तुम्हारा है या जो डोनेशन, जो उसका जितना बेनिफिट है वो डोनेशन इनकम में ऐड होना चाहिए? अगर वो एनजीओ की डोनेशन है, उससे जितना तुमने बिजनेस बिल्ड किया, जितना भी बिजनेस बिल्ड किया, वो तुम बायोलॉजिकल एसेट का कोई पढ़ते हो ना, एक बेहुदा सा स्टैंडर्ड, ठीक है, वो जो जितने एडिशनल बेनिफिट, मुझे तो याद भी नहीं है, वो एडिशनल बेनिफिट ऐड कर देते हो ना दोबारा, तो ये जिसकी प्रिंसिपल है उसी का ये इंटरेस्ट है ना, आगे वाला जो अगली इनकम है वो उसी की है। तो अगर आपने डोनेशन के पैसों से अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया, बाद में डोनेशन की अमाउंट वापस भी कर दी, मैं कहता हूं तब भी वो बिजनेस तुम्हारी इनकम नहीं है। आज तुम बेशक साफ सुथरे होके फौरन कह दो कि भाई हम तो क्या कहते हैं बहुत साफ सुथरे हैं, ये हमारा बिजनेस था और हम देखो किस मुकाम पे रब ने पहुंचा दिया। नहीं भाई, रब ने ना, वो लोग जुआ खेलने के बाद दाता दरबार जाके देख बांटते हैं, ठीक है, रब उसको भी दाता दरबार पहुंचा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साफ हो गई, देख देने के बाद वो माल साफ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो रब ने रिस्क का इंतजाम किया हुआ है कि उस तक नवाला पहुंचना है, उस बंदे तक पहुंचा कौन रहा है ये मैटर नहीं करता, ठीक है, किसी ना किसी की ड्यूटी लगी हुई है। सो समझाना बस ये चाह रहा हूं कि जो हलाल है वो हलाल है, जो नहीं है वो नहीं है। जस्टिफिकेशन जितनी मर्जी देते रहो अपने आप को, इंसान है ना, जस्टिफाई करता रहेगा। सो ऐसी भी कुछ हमारे पास कंपनीज पाई जाती हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कभी ज़िंदगी में ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिले तो जितनी जल्दी वहां से भाग सकें भाग जाओ। देखो सिंपल सी बात करता हूँ और लास्ट कंक्लूड करता हूँ, बस आज मेरा यही मकसद था ये चीज़ें डिस्कस करना। एक छोटी सी बात करता हूँ कि जो जॉब है ना वो कब्र नहीं है, ठीक है, कि आपको नप पाए हैं तो आप उधर ही अब सारी ज़िंदगी क़यामत तक इंतज़ार करना है, साहब होना है, वहीं पे होना है, सब कुछ होना नहीं, ठीक है। अगर गलत जगह पे फंस गए हो तो मूव आउट कर लो जितनी जल्दी हो सके। रिस्क का इंतजाम रब ने किया हुआ है, राज़िक वो है। सो इस बात पे परेशान मत हुआ करो कि यहाँ से गए तो क्या करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक मज़ेदार छोटी सी बस लास्ट एग्जांपल देता हूँ
मेरा भाई जो है छोटा, ही वॉज वर्किंग विद सिस्टम लिमिटेड, और एक टाइम आया जब उसने कहा कि भाई ये पड़ा रेजिग्नेशन, मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ काम नहीं करना, मुझे टाइम सूट नहीं करता, बिकॉज टाइम वॉज अकॉर्डिंग टू यूएसए, तो वो उसका ऑफेंड हो रहा था उस बात पे, तो उसने छोड़ दिया। उन्होंने कहा 3 मल्टीपल्स ऑफर ले लो, रुक जाओ, जितनी भी सैलरी है उसका 3 मल्टीपल लो और रुक जाओ। उसने कहा भाड़ में जाए 3 मल्टीपल, मैं अब आज़ार हो गया हूँ तुम्हारी टाइमिंग से। उन्होंने कहा टाइमिंग भी सीधी कर लो, पहले टाइमिंग थी 6 to 3, उसने कहा टाइमिंग भी सीधी कर लो, 2 to 10 कर लो। उन्होंने कहा अब तो मैंने रुकना ही नहीं है। चला गया अगली कंपनी में गया, तो 6 या 7 दिन काम किया, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। मैं दोनों उस कंपनी का नाम नहीं बता रहा। उसे समझ आ गई कि अकाउंट रिसीवेबल एडजस्टमेंट्स हो रही हैं और बला बला बला, जो भी फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। उसने सीएफओ को जाके कहा तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो। सीएफओ ने कहा नहीं ये तो एडजस्टमेंट। ने कहा नहीं एडजस्टमेंट नहीं, ये फ्रॉड है जो तुम कर रहे हो, किसी दिन पकड़े जाओगे, या कम से कम तुम कैसे जस्टिफाई कर रहे हो कि तुम्हारी इनकम हलाल है। उसने कहा हम तो मेहनत कर रहे हैं ना। तो उसने वो जॉब 7 दिन के बाद दोबारा छोड़ी और दोबारा कॉल की वापस सिस्टम को कि फ़लाँ कंपनी थी मैं जहाँ गया था, लेकिन वो मुझे जस्टिफाई नहीं कर रहे क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अगर वहाँ कमाऊँगा तो मैं हलाल नहीं कमाऊँगा, तो आई वांट टू कम बैक। उन्होंने कहा ठीक है 2 मल्टीपल पे वापस आ जाओ। सो वो 2 मल्टीपल पे वापस आ गया। हालांकि उसने जब एक दफ़ा डिसीजन लिया तो उस वक्त डेड एंड था कि कुछ नहीं था उसके बाद कि यार आप क्या करोगे, लेकिन इट वॉज अ बोल्ड डिसीजन। उसने डिस्कस किया मुझसे कि यार मैं कहा ठीक है आप देख लो फिर छोड़ दो। उसने कहा नहीं ठीक है छोड़नी तो है, एक दफ़ा सिस्टम से पूछ लेता हूँ इफ़ दे वांट कि इफ़ दे अलाउ मी टू कम बैक। उन्होंने उसे वापस बुला लिया। सो राज़िक रब है, उस बात में परवाह ना करना कि कभी गलत जगह फंस जाओ, मूव आउट। ठीक है, किसी और को करने दो जिसको हलाल समझ आती है। ठीक है, अल्लाह ताला सबको आसानी का फरमाए। प्लीज़ बुक